हाय एवरीवन। आज का हमारा एजेंडा है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई को किसी ज़माने में जब आईडीटी पुरानी वाली होती थी, जब वैट और सर्विस टैक्स होते थे, तब उसको वैल्यूएशन नाम से जाना जाता था। आज उसका नाम बदलकर वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे पहला खेल इस बात का है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कहते किसे हैं, क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, या यूं कहें कि बेसिक मीनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या है। दोस्तों, ये बात सोचिए कि जब आप जीएसटी या कोई भी प्रकार का टैक्स कैलकुलेट अगर आप करने बैठो, कोई आपसे कहे कि भाई 12% जीएसटी है, 18% जीएसटी है, 5% जीएसटी है, तो जब आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे 12% या 18%, तो वो किसी वैल्यू का होगा ना। 12%, 12% ऑफ वॉट। तो वो जो वॉट है, वो जो चीज है जिसका 12% या जिसका 18% टैक्स बनता है, दैट बेस इज कॉल्ड वैल्यू ऑन विच टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड। तो अगर आप आसान शब्दों में कहें, सो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑन विच टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन आपको सोचकर हैरानी होगी कि वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए पूरा का पूरा चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत है। भाई, हमने कोई मार्केट से सामान खरीदा 10 रुपीज़ का आइटम, तो 10 रुपीज़ हो गई वैल्यू, बात ख़त्म। जितने रुपए में दोस्तों हमने ट्रांजैक्शन करी, भाई वो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है, दैट इज इंडीड एक्चुअली अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन दोस्तों, हर जगह वो वैल्यू अवेलेबल नहीं होती। कभी कभी हम एक्सचेंज में सामान खरीद बेच लेते हैं, कभी कभी हम सेकंड हैंड सामान खरीदते बेचते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि देयर आर सम केसेस इन विच सिंपल वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। तो जितने भी प्रकार के वैल्यूएशन हो सकते हैं, या जितनी प्रकार की वैल्यू ऑफ सप्लाई हो सकती है, और वो कहाँ कहाँ हो सकती है, वो हम सब पढ़ेंगे आज की हमारे इस क्लास में और आने वाले क्लासेस में, इस पूरे चैप्टर में। तो अगर आपको आइडियली बिगिनिंग में अपने माइंड में बात बिठानी हो, तो बस ये बिठा लीजिए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हम वो वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं जिस पर टैक्स कैलकुलेट होगा, जिस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। मेरे साथ साथ लिखिएगा आप सब, जो जो मैं लिखूंगा बिल्कुल वही और वैसे ही आपको भी लिखना है। अपनी नोटबुक रेडी रखिए, सारे नोट्स हम साथ मिलकर एक साथ बनाएंगे और फिर उसी से अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट? चलिए दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई। दोस्तों, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे पहला और ज़रूरी बात जो ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का बेसिक मीनिंग क्या है। तो बस हम भी अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स दैट वैल्यू ऑन विच टैक्स is to be calculated. Value of supply means that value on which tax is to be calculated. जिस particular value पर tax calculate होगा, उसको हम value of supply बोलेंगे। लाइन आप लोग देखिए, साथ साथ लिखिएगा। कभी आप सोच रहे हो कि आप पहले सुन लें और फिर ये वाले नोट्स आप बाद में बना लें, दैट इज नॉट गुड एंड दैट विल नॉट वर्क एक्चुअली। तो बस वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में पहला पॉइंट लिखा हमने। पॉइंट नंबर 2, इन सम ट्रांजैक्शंस, कुछ जगह तो दोस्तों ये वैल्यू पहले से पता होती है। इन सम ट्रांजैक्शंस दिस वैल्यू इज प्री डिसाइडेड। This value is pre-decided by seller, and buyer has to pay tax on this value.
जानते हैं आपने क्या लिखा? भाई आप हल्दीराम के आउटलेट में गए और आपने वहां पर जाकर कोई फूड आर्टिकल खरीदा, तो जो जहां पर आप पे करोगे, जहां पर आप बुकिंग करोगे, जहां पर आप टोकन लेंगे, वहां पर आपने जाकर उनको पैसे दिए और आपने प्राइस देखा कि भाई डीलक्स थाली इतने रुपए की है, तो वहां 350 रुपीज लिखे थे। आपने अपने पर्स से 350 रुपए निकाले और आप कैश काउंटर पे चले गए कि भाई ये लो 350 रुपए, वो जो थाली लिखी है वो एक मेरे को दे दो। बट द कैशियर सेज टू यू, सर आपको 368 देना पड़ेगा या 379 देना पड़ेगा। देयर वाज सम परसेंटेज ऑफ टैक्स जिसके हिसाब से वो 10-12 रुपए और बढ़ गया। आपने बोला यार अजीब बात करते हो, तुमने अपने डिस्प्ले पे तो 350 लिख रखा है, फिर ये 18 रुपए और किस बात के ले रहे हो? वो कह रहा है सर वो जीएसटी है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। तो आपने बोला भाई तो जीएसटी जोड़ के ऊपर लिखा करो। वो कह रहा है सर आई डोंट नो, पैटर्न इज दिस ओनली। वहां पर आपने जो बोर्ड देखा जहां पर 350 लिखा हुआ था थाली, वहां पे सबसे नीचे ये भी लिखा था जीएसटी एक्स्ट्रा, वो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में सेलर ने पहले से वो वैल्यू डिसाइड कर रखी है और बायर को बता दी कि भाई अपन तो इतने में बेचता है, लेना है ले लो, नहीं लेना नहीं लो, निंदा मस्ते, राइट? इफ यू डोंट वांट टू बाय डोंट बाय। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर सेलर ने वैल्यू पहले से फिक्स कर दी, सेलर ने वैल्यू पहले से बता दी, तो बात वहीं खत्म हो गई, फिर तो कुछ आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना? लेकिन दोस्तों हर ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिनमें ये वैल्यू मिसिंग होती है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपने जीएसटी का स्टडी नोट 1 जो बेसिक्स है वो पढ़ा हो, तो मतलब प्रिंसिपल अपने एजेंट को फ्री में सामान भेज रहा है। आप सोचिए, प्रिंसिपल अपने एजेंट को फ्री में सामान भेज रहा है, एजेंट से एक पैसा नहीं लिया उसने, ऐसा नहीं उधार के भाई बाद में दे दियो। प्रिंसिपल इज सेंडिंग गुड्स टू द एजेंट एंड दैट्स एक्चुअली नॉट अ सेल। प्रिंसिपल ने एजेंट को सामान भेजा तो कोई बेचा थोड़ी, कोई सेल थोड़ी हुई। लेकिन सरकार कह रही है नहीं भाई उस पे भी जीएसटी लगेगा, इस पे भी जीएसटी लगेगा। अब आप सोचो, जब प्रिंसिपल ने एजेंट से कोई पैसे लिए ही नहीं, प्रिंसिपल ने कोई इनवॉइस बनाया ही नहीं, तो मतलब स्टॉक ट्रांसफर पे भी जीएसटी लगाओगे आप? तो ऐसी सिचुएशन जहां पर वैल्यू, कंसीडरेशन, प्राइस, पैसे हैं ही नहीं, तो वहां किस वैल्यू पे जीएसटी लगाओगे? वो है वो सिचुएशन का एग्जांपल जहां पर वैल्यू गिवन ही नहीं है, जहां पर प्री डिसाइडेड नहीं है, जहां पर जीएसटी कैलकुलेट करना है लेकिन कीमत तो चार्ज कर ही नहीं गई, तो किस कीमत पर जीएसटी लगाऊं? ये कलेश जो है वो भी इस चैप्टर में आएगा। तो बस ये मत समझिए कि दुकानदार ने जितने रुपए में बेचा बस वही खाली एक सिचुएशन होती है। हाँ, वो भी वही एक बेसिक सिचुएशन है जिसे आप वैल्यू कहते हैं, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी भी होंगी जहां पर प्राइस नहीं होगा लेकिन जीएसटी होगा। ठीक है, उससे ज्यादा एग्जाम्पल अभी सुनने का समय नहीं आया, पहले हम अपने नॉर्मल पॉइंट को समझ लेते हैं। इन द पॉइंट नंबर 2 हमने क्या लिखा दोस्तों? इन सम ट्रांजेक्शन this value is pre-decided by seller and buyer has to pay tax on this value. तो यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल when we buy sweets from a shop, price decided by seller and displayed at the counter is transaction value, transaction value. मतलब when we buy sweets from a shop, price decided by seller and displayed at the counter is transaction value. ये कीमत है अपनी। On this transaction value, on this transaction value, GST will be कैलकुलेटेड। इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे हम जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे।
दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना ना भाई, आप समझो प्लीज। देखो कि आप दुकान पे गए, आपने कीमत पूछी, उसने कीमत बता दी, उस पर जीएसटी कैलकुलेट हुआ, एंड यू आर ऑल डन विद इट, इट्स एंडिंग, खत्म हो गया। लेकिन कई जगह सिर्फ ऐसा नहीं होता, राइट? पहले आप बताइए, ये बात समझ आ गई? पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 देखिए भाई, जहां पर भी आप ना लिख पाए हो वहां पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उसके बाद पूरा लिख लीजिए, फिर आगे रिलीज करके पढ़ लीजिए। इट मींस वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू। This transaction value is generally known and generally known का मतलब है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पता होती है हमें, and is used as a basis to calculate GST, राइट? मेरा कहने का मतलब है कि जिस ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में हमने बात करी वो जनरली पता होती है कि भाई हम बिस्किट खरीद रहे हैं कितने रुपए का है, हमने बस का टिकट खरीदा कितने रुपए का है, हमने फ्लाइट का टिकट खरीदा कितने रुपए का है, हमने मिठाइयां खरीदी कितने रुपए की, हमें पता है। जनरल सिनारियो की अगर बात करें, कोई ज्यादा मुश्किल या ढूंढ कर एक्सेप्शनल सिचुएशंस को छोड़ दें अगर, तो जनरली ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो पता होती है, ट्रांजैक्शन वैल्यू सबके सामने क्लियर होती है और उस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही हम जीएसटी कैलकुलेट कर देते हैं और वो वैल्यू एक बेसिस का हमारे लिए काम करती है। क्लियर हो गई बात? पक्का 100%? आइए, समटाइम्स बायर पेज टू सेलर not only the value of goods or services but also some other charges। हमने लिखा कि कभी कभी दोस्तों पता है, आप बायर हो, आपने किसी गिफ्ट शॉप से कोई गिफ्ट खरीदा 500 रुपीज का, लेकिन वो जब गिफ्ट आपको डिलीवर हुआ, मतलब जब शॉपकीपर ने आपको पकड़ाया वो गिफ्ट, तो आपने कहा कैसे गंदा सा बॉक्स दे रहा है यार, थोड़ा अच्छे से पैकिंग कर, थोड़ा सा प्यारा सा इसको सजा। तो सेलर कहता है सर वो पैकिंग के चार्ज लगेंगे 50 रुपीज और जो पैकिंग में रैपिंग की वो शीट आएगी उसके अलग से पैसे लगेंगे, तो कुल मिला के लगभग आपका 100 रुपीज और खर्च होगा। आपने कहा भाई अजीब पागल आदमी, तो जब 500 रुपए का सामान हम खरीद रहे हैं तो पैकिंग तो फ्री में कर दे। कह रहा नहीं सर सॉरी, ऐसे नहीं होगा, अब आपको तो गिफ्ट खरीदना था, पैकिंग का टाइम था नहीं आपके पास, तो आपने 600 रुपए पे करे। यही लिखा है मैंने पॉइंट नंबर 4 में। जब आप लिख रहे हो तो मुझे ध्यान से बैकग्राउंड में सुनते रहिए या सब कुछ रोक के पहले लिख लीजिए फिर मुझे सुन लीजिए। वहां मैंने लिखा कि कभी कभी बायर, समटाइम्स बायर पेज टू सेलर, बायर सेलर को पे करता है नॉट ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सिर्फ गुड्स और सर्विस के पैसे नहीं, कभी कभी हम उसके अलावा बट ऑल्सो सम अदर चार्जेस, हम कुछ और भी पे करते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं क्या ये वैल्यू में जोड़े जाएंगे और फिर जीएसटी लगेगा, या ये वैल्यू हटाकर फिर जीएसटी लगेगा? ये नया हमें कॉन्सेप्ट समझना है। अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी कोई सेक्शन, कोई लैंग्वेज, कोई रूल, कोई सवाल, कोई बात नहीं करी मैंने आपके सामने। मैं तो आपसे एक बेसिक सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपने 500 रुपए का गिफ्ट खरीदा
तो जीएसटी सिर्फ 500 रुपए के गिफ्ट पर लगेगा, या वो जो 100 रुपए का पैकिंग चार्ज उसने हमसे ले लिया उस पर भी जीएसटी लगेगा. समटाइम्स बायर पेज टू सेलर नॉट ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बट ऑल्सो some other charges. These may be for various other things such as, बहुत सारी चीजों के लिए हो सकता है ये, जैसे पैकिंग चार्जेस, कॉमा delivery charges, comma courier charges, comma insurance, etc. बहुत चीजें हो सकती हैं भाई. उदाहरण की लिस्ट लंबी करने से कुछ नहीं होगा. बात तो आपको समझ आ गई ना कि आपने 500 रुपए का सामान खरीदा Amazon से भी अगर, तो वो कह रहा है 25 रुपए से आप डिलीवरी के और लगेंगे, तो हमारे तो 525 की बिलिंग हो रही है ना. तो 500 पर जीएसटी लगेगा या 500 प्लस 25 रुपए पे जीएसटी लगेगा? दैट इज द मेजर क्वेश्चन, राइट दोस्तों. यही खेल समझने के लिए हमने ये चैप्टर आज पढ़ना है और पूरा करना है. पॉइंट नंबर 5. सो द क्वेश्चन अराइजेस, सवाल ये उठता है, whether these charges will be added to the transaction value, will be added to the transaction value for the purpose of GST, for the purpose of GST, or will be excluded for the purpose of GST. अब इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ही तो चैप्टर, सेक्शन, रूल्स, प्रिंसिपल्स, क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिससे कल को जब आप जीएसटी कैलकुलेट करना सीख जाएं तो फिर बाजार और इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही होगी. 5वें पॉइंट में आपने समझा कि बड़ा क्वेश्चन क्या है जिसको सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया. अब इस सवाल का जवाब तो हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा, लेकिन हम पहले एक और विषय पर चर्चा कर लें. आखिरी पॉइंट में यही लिखूंगा, आंसर टू ऑल दीज क्वेरीज विल कम इन दिस चैप्टर. क्वेश्चन नंबर, मतलब पॉइंट नंबर 6 देखिए. सिमिलरली buyer may demand some discount or rebate from the seller on the selling price. मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये बात समझ आ गई होगी कि हमने अभी पिछले पॉइंट में इंक्लूजन की बात करी और अब इस पॉइंट में एक्सक्लूजन की बात करेंगे. भाई बायर्स ने अभी पिछले पॉइंट में आपने देखा कि उसने एक्स्ट्रा चार्ज पे करे तो वो ऐड हुई उसकी जेब से पेमेंट, ज्यादा उसने खर्चा करा, तो सवाल उठता है कि उस पर जीएसटी जोड़कर लगेगा या बिना जोड़े लगेगा. और अगर बायर ने सेलर से कहा 500 रुपए की बात कर रहे हो गिफ्ट आइटम की, यार हद कर दी है, 450 का तो सब जगह मिल रहा है, वो मशहूर डायलॉग जो हम हमेशा बोलते हैं दुकानदारों को. तो अब सवाल ये है कि 50 रुपए का डिस्काउंट अगर उसने अलाउ कर दिया सेलर ने, तो पहले हटाएं फिर 450 पर जीएसटी लगाएं, या सेलिंग प्राइस जो प्रिंटेड है उसी पर जीएसटी लगेगा? ये भी एक क्वेश्चन है. वैसे तो कॉमन सेंस कहता है कि हटके लगना चाहिए, लेकिन हम क्यों अभी राज खोलें? अभी तो सवाल आएगा, अभी तो रूल्स आएंगे, अभी सेक्शंस आएंगे, फिर देखेंगे. सो पॉइंट लिखते रहिए साथ साथ. पॉइंट 6 कहता है, सिमिलरली बायर में डिमांड some discount or rebate
from the seller on the selling price. This discount, if approved, will reduce the payment to be made by buyer. तो अब सवाल ये उठता है, पॉइंट नंबर 7 में हम लिखेंगे कि जो प्राइस रिड्यूस होकर नया रिवाइज होकर जो हमारे सामने आया, जीएसटी उस पर लगेगा या वो जो ओरिजिनल वाला प्राइस है उस पर लगेगा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सवाल ये उठता है, GST will apply on the discounted price that is revised price. Now the question arises, GST will apply on the discounted price that is revised price or on the original price. ये खेल है. सारा का सारा जो चैप्टर है या जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, सब के सब सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन विच जीएसटी विल अप्लाई. राइट. पॉइंट नंबर 8 लिखिए आप. So, basically, value of supply chapter will make us learn how to calculate the value on which GST will apply. इसको हाईलाइट कर लीजिए. ये जो लास्ट में मैंने पॉइंट लिखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का जो बेसिक आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो ये है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर विल मेक अस लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑन विच जीएसटी विल अप्लाई. ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम यहां पर अपने इस चैप्टर में क्वेश्चन और आंसर्स के साथ मिलकर रूल्स और सेक्शंस को पढ़कर समझेंगे. इज दैट ऑल राइट? सो नाउ अब ये आपने नोट कर लिया होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी आपने ना लिखे हो उसको पहले पूरा नोट कर लीजिए और फिर हम अगली हेडिंग लिखना शुरू करते हैं. राइट. हेडिंग डालिए लीगल प्रोविजंस. ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई. पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, VOS लिख लीजिए, इतना काफी है. लीगल प्रोविजंस ऑन VOS. अब जो दूसरी हेडिंग है दोस्तों, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी एक्ट के जो सेक्शन हैं जिसके अंदर ये बातें बताई गई हैं कि किस पर जीएसटी लगाएं और किस पर नहीं. देखिए, कितनी भी बात ऑब्वियस हो, कितना भी टॉपिक सिंपल हो, कितने भी चीजें अंडरस्टैंडेबल हो, कानून तो उसे बताएगा ना. तो अभी हम कुछ सेक्शंस पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे. वैसे तो आपको बताऊं, सेक्शन 15 नंबर एक सेक्शन है, सेक्शन 15 15 उसके अंदर ही सब कुछ है. सेक्शन 15 में ही पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म हो जाता है. आप देखिएगा सेक्शन 15, उसके साथ जितने भी रूल्स अटैच्ड हैं वो तो ठीक है, लेकिन सेक्शन 15 ही इकलौता सेक्शन है वैल्यू ऑफ सप्लाई का. सेक्शन 15 के अंदर जो सबसेक्शंस हैं वो तो ठीक है भाई, कोई सबसेक्शन कोई रूल समझाएगा, कोई सबसेक्शन कोई रूल समझाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपको याद करना हो
तो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 15 है जो जीएसटी एक्ट का हमें यहां पर पढ़ना है, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई के सारे रूल्स लिखे हैं। ठीक है, चलो लिखना शुरू करिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 देखिए, पूरी की पूरी जीएसटी आपकी नोटबुक पर लिखवाऊंगा, है ना। तो जैसा आपने सारे चैप्टर लिखे हैं वैसे ये वाला चैप्टर लिखिए। पॉइंट नंबर 1, वैल्यू ऑफ सप्लाई is prescribed in section 15। सेक्शन 15 में ये सब कुछ बताया गया। वैल्यू ऑफ सप्लाई as prescribed in section 15 and allied rules talk about three kind of value of supply, which is as follows। क्या मतलब, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 15 में लिखी है, और अलाइड का मतलब होता है जुड़े हुए, अटैच्ड। जितने भी रूल हैं आप पढ़ेंगे, से रूल्स 27, 28, 29, 30, 31 ऐसे करके रूल्स हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 15 में बताई गई वो, और जो रूल्स में बताई गई वो, ये कहती है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पूरा जो लिटरेचर है, जो रूल्स हैं, जो सेक्शंस हैं, जो बातें हैं, जो सवाल हैं, वो 3 बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। सर ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है वो वैल्यू जिस पर जीएसटी निकलेगा। और मैंने शुरू में ये भी बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शन में तो वैल्यू पता होती है, जैसे रिटेल में जो हम सामान खरीदते बेचते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन में वैल्यू पता नहीं होती, लेकिन सरकार कहती है जीएसटी लगाओ। तो हमें यह समझना होगा कि कितने प्रकार के सिचुएशंस हो सकती हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में। तो टोटल 3 तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, बस वो हमें हमारे सामने समझनी है, राइट। देखो, सबसे पहला कैटेगरी 1, where transaction value is available। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अवेलेबल। मैंने अभी आपको बताया था ना ये बात के सेक्शंस जो हैं उसमें जो भी रूल लिखे हैं वो ठीक हैं, लेकिन सेक्शंस के अंदर जो बातें लिखी हैं उसमें से एक बात बड़ी सिंपल है कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू गिवन है, भाई कितने रुपए में आपने दुकानदार से जाकर सामान खरीदा, अगर वो गिवन है तो बस उस पर जीएसटी लगा दो। तो ये जो पहली कैटेगरी है दोस्तों, दैट इज वेरी इजी, वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अवेलेबल। इसका जो सेक्शन नंबर है वो है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। तो आपका पूरा जो इजीएस्ट वाला जो सिनेरियो है उसमें सेक्शन 15 1, 2 और 3 इस्तेमाल होंगे। आइए दूसरी कैटेगरी में आपको समझाता हूं। दूसरी कैटेगरी क्या है, ये तीनों कैटेगरी हम पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो किस बारे में बात करती है, वेयर transaction value is not available, such as stock transfer from one godown in a state to another godown in some other state,
और ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एटसेट्रा। अब जो दूसरा सिनेरियो है मैंने आपको बताया, और आप लोग वो हैं जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी पढ़ चुके होंगे। आपने बेसिक्स ऑफ जीएसटी में पढ़ा होगा कि जीएसटी सेल पे नहीं लगता, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। मतलब अगर एक गोडाउन जो उत्तर प्रदेश में है वहां से दूसरा गोडाउन जो हरियाणा में है माल जाएगा, तो चेक पोस्ट पे चेक होगा कि भाई माल कहां जा रहा है, जीएसटी क्यों नहीं जमा हुआ इस पर। वो बात अलग है कि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में फॉल करते हो और आप बच जाएं, वो एक अलग विषय है। लेकिन वैसे जीएसटी से नहीं बच पाएंगे आप, वो तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ये बात मुझे आप समझाएं इस बात के बारे में कि कैसे आप सेल और सप्लाई में डिफरेंस करते हैं। ये आपको आता है कि नहीं आता, इस पर आप पहले हाँ करिए। सेल सिर्फ जीएसटी के लिए नहीं है, सप्लाई के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस थे। बिना पैसे दिए अगर आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करा उस पे जीएसटी है। प्रिंसिपल अपने एजेंट को बिना पैसों में माल भेज रहा है, उस पे जीएसटी है। सोचिए, मेरा कहने का मतलब है कि जब प्रिंसिपल अपने एजेंट को फ्री में माल भेज रहा है तो कीमत तो है नहीं। जब बिलिंग ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, उस पर अमाउंट ही नहीं है कोई, अब बताओ सरकार के लिए जीएसटी लगेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, किस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, ये हमें कौन से सेक्शन में मिलेगा। आइए वो लिख लेते हैं, सेक्शन 15 सब सेक्शन 4। 15वां सेक्शन का पहला, दूसरा और तीसरा सब सेक्शन बात करते हैं उस सिचुएशन की व्हेन वी हैव ट्रांजैक्शन वैल्यू, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 उन नियमों के बारे में हमें समझाता है जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल न हो तो कैसे और किस वैल्यू पर जीएसटी लगाएं। देखिए सेक्शन नंबर 15 इतना आपको याद रह जाए तो भी बहुत है। आपको तो कैटेगरीज लर्न करनी चाहिए। पहली कैटेगरी उस ट्रांजैक्शन की जहां पर वैल्यू गिवन है, दूसरा वो ट्रांजैक्शन जहां पर वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन जीएसटी तो निकालना है। अब आइए तीसरी कैटेगरी पर चलते हैं। केवल 3 कैटेगरी हैं पूरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, और हमारी जो क्लास है उसके जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो भी 3 अलग अलग हिस्सों में बटे हैं। where some special rules apply as prescribed by central government, such as foreign exchange transactions, comma, lottery transactions, comma, life insurance transactions, etc. अब ये क्या बताता है? देखिए ऐसा है दोस्तों कि कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस को सरकार नॉर्मल कैटेगरी में नहीं रखना चाहती। जैसे लाइफ इंश्योरेंस खरीदा आपने तो आपने कुछ प्रीमियम पे करा, सरकार कह रही है उस पूरे प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें पहले ये चीज अलग करो, वो चीज अलग करो, फिर जो ये आए उस वैल्यू पर जीएसटी लगाओ। कुछ अपना ही निराला नया फॉर्मूला सरकार ने बना रखा है। ऐसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के साथ है। आप डॉलर जाइए बदलने या रुपए जाइए डॉलर में कन्वर्ट करने तो जीएसटी लगेगा कन्वर्जन के चार्ज पर या कमीशन पर, लेकिन वो सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं होगा। मान लीजिए आपने $100 कन्वर्ट कराने हैं, $100 कन्वर्ट करा के जितने रुपए मिलने चाहिए आपको पूरे रुपए थोड़ी मिलेंगे, कुछ तो कमीशनिंग कटेगी ना।
तो पूरे कमीशन पे जीएसटी नहीं है, उस कमीशन में कुछ फॉर्मूला लगेगा फिर जीएसटी निकलेगा। अजीब नियम बना रखे हैं सरकार ने। तो सोचो, जहां पर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेसिफिक रूल्स अलग से बनाए हुए हैं, वो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास। और ये कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन से रूल्स सरकार ने बनाए हैं, ये आपको मिलेगा सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 में। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारा खेल आपके इस पूरे चैप्टर का इस 3 अलग अलग कैटेगरीज में बटा हुआ है। आपको मेरी बुक मिल गई होगी, मैं आपको एक मिनट उसका पेज भी दिखा देता हूं। देखिए, ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसके नोट्स एक बार मतलब आप जरूर इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि रीड करने में कोई नुकसान नहीं है। 15-20 पेज तो आप 10-15 मिनट में ही पढ़ लेते होगे भाई। जब आप सब कुछ समझ चुके होते हो फिर आप टेक्स्ट की रीडिंग करते हो तो ज्यादा समय नहीं लगता। ये देखिए, कंटेंट ऑफ सेक्शन 15 क्या है। सेक्शन 15 के अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स क्या है? एक ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन 15(1) से लेके 15(2) और 15(3) तक। अब ये क्या कह रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको, अभी कुछ तो सस्पेंस रहने चाहिए। अभी अभी आगे बातें खुलेंगी भाई, धीरे धीरे रुको, सब कुछ अभी पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई की पहली क्लास है अभी तो ये सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, 2 और 3 एक कैटेगरी है, दिस इज वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है वैल्यू वेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, सबसेक्शन 4, और स्पेसिफाइड वैल्यूएशन सबसेक्शन 5। तो कुल 3 टाइप की हमारे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई, ट्रांजैक्शन वैल्यू, अदर देन ट्रांजैक्शन वैल्यू और स्पेसिफाइड वैल्यू। करेक्ट बात समझ आई। अब हमें डिटेल में जाना है कैटेगरी 1 के अंदर। कैटेगरी 1 जहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल है, सेक्शन 15, 1, 2 एंड 3। क्लियर हो गई ना बात आप सबको? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो लीगल प्रोविजंस ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने लिखा था, कैटेगरी 1, 2, 3 आपने लिख लिया, सेक्शन 15 के बारे में आपने समझ लिया कि वो क्या क्या कहते हैं, और अब उसके बाद आगे बढ़ जाइए। अब यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिए, कैटेगरी 1 where transaction value is available। देखिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर कैटेगरी के मैं कराऊंगा। पहली कैटेगरी समझने के बाद पहली कैटेगरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दूसरी कैटेगरी समझने के बाद दूसरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उसी प्रकार तीसरी कैटेगरी के बाद तीसरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस जो मेरी बुक में होंगे उसके 3 हिस्से कर दिए गए हैं, और वैल्यू ऑफ सप्लाई की हर कैटेगरी समझने के बाद उसके प्रश्न हम समझना शुरू करेंगे, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व करेंगे। कोई बिल्कुल ही सिमिलर हुआ, बिल्कुल ही एक जैसा हुआ तो बात अलग है। ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल वाला टॉपिक आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पॉइंट 1 लिखिएगा, if transaction value is already decided between seller and buyer, it becomes basis for calculation of GST। It becomes basis for calculation of GST। और ये बड़ी आसान सी बात है, इसमें कोई खेल नहीं है कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू पहले से डिसाइडेड है तो बस वो जो वैल्यू है सेलर और बायर के बीच में डिसीजन हो गया, बस वही वैल्यू बेसिस बन गई जीएसटी के कैलकुलेशन का। राइट। पॉइंट नंबर 2,
as per section 15 subsection 1, transaction value is unrestricted. अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब कि सरकार नहीं कह रही कि कितना रखो भाई, 10 रुपए वाली चीज आप 15,000 में बेचो, आपका मन. सेलर इज फ्री टू डिसाइड एंड बायर इज फ्री टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज. सेलर और बायर की अपनी जिंदगी है कि वो क्या कितने में बेचना चाहते हैं और कितने में खरीदना चाहते हैं. कोई सबसेक्शन 1 में ये नहीं लिखा कि भाई सरकार डिसाइड करेगी कि क्या कितने का बेचा जाएगा. भाई कोई 10 रुपए का आर्टिकल, कोई रुमाल हो और कोई कंपनी कह रही है भाई हमारा तो रुमाल 10,000 रुपए का बिकता है, सरकार कह रही है ठीक है बेटा, हमको क्या प्रॉब्लम है ना. एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज अनरेस्ट्रिक्टेड. इट मींस seller is free to decide the price and whatever price is decided by him, whatever price is decided by him becomes वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन. बात खत्म हो गई. जो भी वो डिसाइड करता है बस वही ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाती है. कुछ उसको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. लिए तो सबसेक्शन 1 है, लेकिन जो आपको विशेष रूप से स्पेशल अटेंशन जो आपकी जरूरत है वो है सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 पर. जानते हैं क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 जो हैं वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात करते हैं. ये देखिए, आपको याद होगा कि ये मैंने आपको सबसेक्शन 2 और 3 का नाम नहीं दिखाया था पहले. ये देखिए आप, सबसेक्शन 1 में क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू. सबसेक्शन 2 में क्या है? क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में. और सबसेक्शन 3 में क्या है? क्या क्या एक्सक्लूड करा जाएगा. मतलब सिर्फ ये पता चल जाए आपको कि ट्रांजैक्शन वैल्यू किसे कहते हैं, इससे भला नहीं होगा हमारा. जैसा मैंने आपको बताया था कि आप गिफ्ट शॉप पर गिफ्ट खरीद रहे थे, आपने पैकिंग के चार्ज दिए, डिलीवरी का आपने चार्ज दिया, तमाम चीजों के आप चार्ज पे करते हैं, सामान की वैल्यू के अलावा भी आप कुछ पे करते हैं. तो क्या वो सब कुछ इंक्लूड होगा या नहीं, ये कौन बताएगा हमें? सब सेक्शन 2, इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू. और अगर हमें डिस्काउंट, रिबेट, छूट कुछ मिल गई तो क्या वो हटाने के बाद जीएसटी लगेगा या जीएसटी ओरिजिनल पर ही लगता रहेगा? सरकार कहेगी भाई तू डिस्काउंट दे दे, मुझे तो फुल वैल्यू पे जीएसटी चाहिए. ये बात कहां मिलेगी आपको? ये बात मिलेगी आपको सबसेक्शन 3 में, जहां पर हम पढ़ेंगे एक्सक्लूजन इन वैल्यूएशन. राइट दोस्तों, चलो अपने नोटबुक पर आओ. एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ट्रांजैक्शन वैल्यू अनरेस्ट्रिक्टेड होती है. सेलर जो फिक्स करता है बस वही ट्रांजैक्शन वैल्यू बन जाती है. हाँ, वो बात अलग है कि बायर उसे एक्सेप्ट कर ले. ठीक है, सेलर की अकेले की मनमानी थोड़ी चल रही है. चलिए दोस्तों, दिस ट्रांजैक्शन वैल्यू this transaction value is sometimes the final lump sum value payable by buyer, and sometimes some more expenses or charges are to be added in this. ये कहना चाहता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने रुपए पर सामान बिक रहा है, इज समटाइम्स
द फाइनल लमसम वैल्यू। कभी तो ये लमसम होती है भाई, कुछ दुकानदार बायर को दुखी नहीं करना चाहते ये बोलकर कि इतने रुपए गिफ्ट के, इतने रुपए पैकिंग के, इतने रुपए डिलीवरी के, इतने रुपए इसके, इतने रुपए उसके। भाई बायर को बोलो ना 800 का आइटम है, सब कुछ इंक्लूडेड है, तो थोड़ा सुकून भी लगता है सामान खरीदते हुए कि भाई 800 रुपए दिए, सारी जिम्मेदारी सेलर की हो गई, अपना तो बात खत्म। लमसम वैल्यू सेलर ने बता दी कि सब कुछ जोड़ के इतने रुपए हैं, तो फिर तो उसमें पहले से एक इंक्लूडेड है, सब कुछ पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन समटाइम्स सम मोर एक्सपेंसेस और चार्जेस आर टू बी एडेड इन दिस। कभी कभी अलग से बताता है सेलर, पता नहीं क्यों बताता है, मेरे को तो ठीक ही नहीं लगता वो तरीका। भाई बायर को बोलो 800 रुपए देने हैं, सब इंक्लूडेड है, आपके दरवाजे पे घर तक पहुंचाएंगे भाई साहब, गिफ्ट बिल्कुल बोलो कहां फूल पहुंचाने, दैट इज समथिंग गुड। बायर बोल रहा है 800 रुपए दिए, बात खत्म। अब उसको अलग अलग बताओ, भाई साहब चॉकलेट लगेगी इतने रुपए, फूल लगेंगे इतने रुपए, घर पहुंचाएंगे तो इतने रुपए, अलग अलग बताओगे, दुखी हो जाएगा वो बायर, बेचारा मासूम दुखी। दैट इज वाई, बट हमें तो दोनों पढ़ना है। सो ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर लमसम हुई दोस्तों तो बात ही खत्म। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू फुल है, उसमें सब कुछ पहले से जुड़ा है, तो हम क्या जोड़ेंगे। लेकिन अगर उसमें सब कुछ पहले से नहीं जुड़ा तो पहले हम जोड़ेंगे चीजों को, फिर जीएसटी लगाएंगे। ये खेल समझना था हमें। देखो आप पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, चलो पहले पॉइंट नंबर 4। इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू already includes all incidental expenses if transaction value already includes all incidental expenses comma no adjustment is needed and GST will be calculated without much complexity, है ना। if transaction value already includes all incidental expenses तो कुछ करना ही नहीं है ना, जितने खर्चे हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं पहले से। सेलर ने बाहर से 800 रुपए लिए, कह रहा जी सब इंक्लूडेड है, आपके घर पहुंचाएंगे, बात खत्म। तो बस 800 रुपए पे जीएसटी लिया, सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन वो जो दूसरे सेलर है वो जो कह रहे हैं जी इतने इतने रुपए अलग अलग लगेंगे, उनका देखते हैं। अब इफ पहले हाउएवर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। हाउएवर कॉमा इफ transaction value does not include other incidental expenses they first need to be added, उनको पहले जोड़ा जाएगा, एंड देन जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड, जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल वैल्यू। ये है खेल सर। कोचिंग सेंटर में बोर्ड लगवाया जी आपने, राघव एकेडमी, तो बोर्ड बना 10,000 रुपए का, लेकिन बोर्ड वाला कह रहा भाई बनवा के हम तो दुकान के बाहर रख देंगे, उठा कर खुद ले जाना। आप करो यार ये क्या बात हुई, तू ही भिजवा दे, ट्रांसपोर्ट के पैसे ले लियो। तो दुकानदार कह रहा है 10,000 रुपए का बोर्ड है, 500 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे, 100 रुपए बोर्ड लगाने का पैसा लगेगा, 600 रुपए और दो। आपने 600 रुपए दे दिए। वो कह रहे नहीं नहीं 600 रुपए, खाली 600 रुपए थोड़ी, 600 रुपए प्लस जीएसटी, क्योंकि बोर्ड की वैल्यू, बोर्ड को आपकी कोचिंग तक भिजवाने की वैल्यू, फिर उसके बाद बोर्ड को लगवाने की वैल्यू, इन सब के पैसे जोड़ो और फिर जीएसटी लगाओ। ये है खेल। अगर ऐसा हुआ कि आपके दुकानदार ने, आपके सप्लायर ने, आपके शॉपकीपर ने आपको बोला कि भाई देख ऐसा है, हमें तो तू 600 रुपए दे दे, वो 10,600 रुपए दे दे,
बट टोटल सब इंक्लूड हो गया तो सीधे 10,600 पे जीएसटी लगना था, लेकिन उसने अलग अलग करके बात खोल दी, तो पहले जोड़ो और फिर जीएसटी निकाला जाएगा, ऐसा है ना दोस्तों। चलो अब अगली लाइन लिखते हैं। अगली लाइन कहती है एज पर सेक्शन 15 subsection 2 what all is to be added, what all is to be added in transaction value is called inclusions। दोस्तों मैंने आपको बताया ना पॉइंट नंबर 5 में कि अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में सारे खर्चे या एक्स्ट्रा चीजें जिसके पैसे आप सेलर को दे रहे हो वो पहले से नहीं जुड़ाए, तो पहले आप जोड़ो उसके बाद जीएसटी निकालो। तो क्या क्या जुड़ेगा वो सब कुछ सबसेक्शन 2 में लिखा है। एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 what all is to be added in transaction value is called inclusion। this section gives us a list of items to be included before calculating GST। इससे पहले के जीएसटी निकाला जाए, इससे पहले के आप टैक्स कैलकुलेट करें, क्या क्या जोड़ा जाएगा वो सब कुछ सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में लिखा है। और बहुत आसान सी बात अब आप समझेंगे कि सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि क्या क्या माइनस करना है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि सबसे पहली कैटेगरी में आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब समझा, अब आप क्या क्या जुड़ेगा ये पढ़ेंगे और क्या क्या हटाया जाएगा ये सीखेंगे, फिर जो नेट वैल्यू आएगी उस पे जीएसटी निकल जाएगा। लिखो आप एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 what all is to be deducted from transaction value is called exclusion। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग सोच रहे होंगे कि डिस्काउंट ही तो है केवल जो एक्सक्लूड होगा। बात सही है आपकी, डिस्काउंट के अलावा और क्या एक्सक्लूड होगा, लेकिन दोस्तों हर डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होता। आप प्लीज सोचो 15,000 रुपए का सामान आपने किसी से खरीदा, डिस्काउंट वगैरह काट के 15,000 रुपए का बिल बना, 2 साल हो गए आज तक पैसे नहीं दे रहे आप। सेलर ने हार के बोला भाई कुछ तो पैसे दे दे, बायर कह रहा देख 15 तो नहीं है 12 में डील फाइनल कर, बता 12 दे के मामला निपटाऊं। तो सेलर ने बेचारे ने दुखी होकर रिकवरी करने के लिए मान लिया आपकी बात, कह रहा चल यार 15 का बिल था तू 12,000 दे। तो बिल तो 15 का था ना, जीएसटी तो 15,000 पे लग चुका, सरकार को जीएसटी जमा हो चुका सेलर का अपने पास से अपनी जेब से। अब आप बायर से 12,000 लेके डील खत्म कर दो तो सरकार नहीं मानेगी, तो वो 3,000 का डिस्काउंट एडजस्ट नहीं होता जीएसटी में। तो आपको इस सब सेक्शन में या इस सेक्शन में ये सीखना है कि कौन सा डिस्काउंट या कौन सा रिबेट, कौन सी छूट माइनस होगी और कौन सी नहीं, ये आपको समझना होगा। एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 व्हाट ऑल इज टू बी deducted from transaction value is called exclusion। this section will talk about various categories of discounts, and will guide us about exclusion
whether to adjust a particular discount or not। ये सेक्शन हमें समझाएगा कि कौन सा डिस्काउंट एडजस्ट करना चाहिए और कौन सा डिस्काउंट एडजस्ट नहीं करना चाहिए, ये हमें यहां पर बताएगा। देखो आप प्लीज, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में पहले ये सब इरेज कर देता हूं, एक मिनट, फिर आप देखिए। ये सबसेक्शन 1 ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब, सबसेक्शन 2 ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड करा जाएगा, क्या इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ये हमें समझाएगा। और फिर सबसेक्शन 3 हमें बताएगा कि क्या इंक्लूड क्या एक्सक्लूड करना है, कौन सा डिस्काउंट हटाना है, कौन सा डिस्काउंट नहीं हटाना। तो ये 3 बड़ी चीजें, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये सब मिलाकर बनती है हमारी कैटेगरी नंबर 1। क्योंकि आपको पता है कि कैटेगरी नंबर 2 क्या है, जहां पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी नंबर 3 क्या है, स्पेसिफाइड केसेस कौन से हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 इस समय हमारे हाथों में है। कैटेगरी नंबर 1 अब हम पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सबसेक्शन 3 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे भी और एक एक शब्द खुद लिखेंगे भी। मैं आपको पहले एक सेकंड सबसेक्शन 1 पढ़वाना चाहता हूं। देखिए, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू सबसेक्शन 1 क्या कहती है। यहां लिखा है कि व्हेन अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज मेड, जब कोई ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन 2 persons हु आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि दोस्तों, जब 2 लोग आपस में अनरिलेटेड होते हैं तभी एक जेन्युइन मार्केट प्राइस चार्ज होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो हो सकता है फ्री ट्रांजैक्शन हो, तो फिर वो एक दूसरे से कुछ चार्ज नहीं करेंगे। कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेगी तो हो सकता है कि सस्ते में ट्रांजैक्शन कर रही हो। हेलो, आप बात समझे कि अगर प्रिंसिपल एजेंट, गोडाउन टू गोडाउन, होल्डिंग सब्सिडरी, ये लोग आपस में अगर ट्रांजैक्शन क्या पता कम वैल्यू पर बुक करें। भाई सब्सिडरी होल्डिंग से बोले कि दुनिया में तो तुम स्टॉक को 50 रुपए पर यूनिट बेचते हो, अरे मैं तो तुम्हारी सब्सिडरी हूं, मुझे तो थोड़ा कम में बेचो। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि ये हो। सरकार कह रही है कि रिलेटेड लोगों के साथ अगर तुमने कम पैसों में कीमत बेची तो गलत हुआ। खैर, रिलेटेड के साथ क्या होगा वो अभी सबसेक्शन 2, 3 के बाद पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर आप देखो ना, जहां पर वैल्यू अवेलेबल है, आप नॉर्मली किसी दुकान में घुस गए तो आपका कोई रिलेशन थोड़ी है उधर। फिलहाल देखो कि जो 2 लोग आपस में रिलेटेड नहीं हैं और प्राइस वहां पर है कंसीडरेशन के रूप में, कीमत वहां डिसाइडेड है, तो फिर उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। सेक्शन 15 जो इस समय आप पढ़ रहे हैं, अभी जब ये तीनों कैटेगरी की वैल्यू मैं समझा चुका हूंगा आपको, फिर मैं आपको बता दूंगा, एक लंबी लिस्ट है कौन रिलेटेड होता है और कौन रिलेटेड नहीं। ज्यादा कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखो। एक अंग्रेजी का शब्द है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बस वो नहीं करना है। पता चला कोई वर्ड बीच में आ गया समझने के लिए तो पहले उसे समझने भागने लगे। अरे समझ लेंगे, अभी समय नहीं आया ये समझने का कि साहब वो क्या कहते हैं उसे, कौन रिलेटेड होता है कौन नहीं। अरे अनरिलेटेड लोग आपस में अनजाने बायर और सेलर जितने कीमत पर ट्रांजैक्शन करते हैं बस उसी को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं। यही तो खेल है। अब आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक तो हमें समझना है इंक्लूजन और एक हमें समझना है एक्सक्लूजन। एक हमें समझना है कि क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा, ये हम यहां पर अब अगले पॉइंट में सीखेंगे। पॉइंट नंबर 8 देखो, फॉलोइंग, ब्लैक से ही लिख लेते हैं, ब्लू से हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो,
following are the items following are the items to be added in transaction value as per section 15 सबसेक्शन 2। सेक्शन पर मैं आपको बताऊं कि अगर एग्जाम में आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो गलत नहीं लिखना है ना। क्या क्या इंक्लूड करना है वो बातें ठीक तरीके से लिखाओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। लेकिन तुमने सब कुछ सही लिखा और सेक्शन नंबर गलत कर दिया तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। अच्छा खासा सही और सच लिखकर भी नंबर नहीं आएंगे, है ना। इसलिए सेक्शन याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। फॉलोइंग आर द आइटम्स टू बी एडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो एक लिस्ट सब सेक्शन 2 में बताई गई है कि जीएसटी लगाने से पहले ये सब जोड़ लेना। ये एडिशंस, ये इंक्लूजन, ये लिस्ट समझने के बाद डिस्काउंट वाला सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 कि क्या कौन सा डिस्काउंट हटेगा कौन सा नहीं हटेगा, ये सिर्फ पढ़ना बाकी है। और इसके पढ़ने के तुरंत बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इस कैटेगरी वाले। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखते हैं कि क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या ऐड नहीं होगा। चलिए लिस्ट लिखना शुरू करते हैं।